हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, थ्योरी क्लास खत्म हो गई हैं और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी को समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आरएएस प्री परीक्षा में आ सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, और किस तरह से हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीन संरचना में अदला बदली करके, हेर फेर करके जो एक नई जैविक संरचना तैयार की जाती है उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से जैव प्रौद्योगिकी का संबंध नहीं होगा। एग्रीकल्चर में सुधारात्मक प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य नहीं है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी सहयोग देती है, लेकिन एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बदलती नहीं है। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी का औद्योगिक उपयोग। बिल्कुल सही बात है, जैविक प्रक्रियाओं का औद्योगिक उपयोग। यानी जैव प्रौद्योगिकी बहुत सारी ऐसी तकनीकें होती हैं जिनमें हम जैविक प्रक्रियाओं के, जैसे पीसीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बना सकते हैं, मतलब किसी भी लैब में, और प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए। अलग अलग तरह की किस्मों का निर्माण किया जा सकता है, आनुवंशिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक लैब में, उद्योगों में स्थापित की जा सकती हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का ये उपयोग होता है। किसी भी तकनीक का विकास का अर्थ जैव प्रौद्योगिकी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी का जैविक प्रक्रियाओं का औद्योगिक उपयोग। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, बीटी कपास। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास में किसका उपयोग किया गया है। देखिए, मैंने आपको बताया था बीटी का अर्थ होता है बैसिलस, बी मतलब होता है बैसिलस, और टी मतलब होता है थूरिंजिएंसिस। थूरिंजिएंसिस यह एक जीवाणु है जिसके जीन का उपयोग करके कपास को कीटों के प्रति प्रतिरोधक बनाया गया है। तो बीटी कपास में किसका उपयोग किया गया, वायरस नहीं, जीवाणु, जीवाणु का उपयोग किया गया है, फफूंद नहीं, प्रोटोजोआ नहीं। यानी बैसिलस थूरिंजिएंसिस क्या है, जीवाणु है जिसका उपयोग करके कपास को कीटों के प्रति प्रतिरोधक बनाया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं में पूछने के लिए, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, CRISPR केस 9 तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, इसके बारे में हमने थ्योरी की क्लास में चर्चा की है। जिन स्टूडेंटों ने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है वो इस थ्योरी की क्लास को जरूर देखें। जितने भी नए जो परिवर्तन हैं, नई तकनीकों के साथ मैंने उस क्लास को ख़त्म किया है। 3-4 क्लास में पूरी बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म हुई है, तो आप उसको देख सकते हो और उसको पूरा पता कर सकते हो। उसमें CRISPR केस 9 तकनीक में जो जीन है उसकी एडिटिंग की जाती है। किसकी, जीन की एडिटिंग की जाती है। तो क्लोनिंग में ये उपयोगी नहीं होती, जीन एडिटिंग में उपयोगी होती है। बायोफ्यूल उत्पादन में इसका उपयोग नहीं किया जाता, वैक्सीन निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता। यानी जीन की अदला बदली की जाती है। तो वह जो तकनीक होती है वह होती है CRISPR केस 9 तकनीक। इसमें क्या होता है कि जीन को, किसी भी जीन को ऐच्छिक रूप से क्या है, कट किया जाता है और उसकी अदला बदली की जा सकती है। तो इस तकनीक को हम बोलते हैं CRISPR केस 9 टेक्निक। इसमें क्या होता है, जीन एडिटिंग। क्या होता है, जीन एडिटिंग। अगले हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जीन परिवर्तन के द्वारा नहीं बनाया है। बीटी कॉटन को बनाया है, गोल्डन राइस को बनाया है, बीटी बैंगन को बनाया है, लेकिन गेहूं को हमने जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी है, बीटी कॉटन है कीटों के लिए प्रतिरोधी, और जो कपास की फसल है उसके उत्पादकता में वृद्धि कर देती है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, गोल्डन राइस में मिलता है विटामिन ए। क्या मिलता है, विटामिन ए। ऐसे ही बीटी बैंगन है वह भी कीटों के क्या है, प्रतिरोधी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टेम सेल जो थेरेपी है वह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, और दूसरा जो है वह आनुवंशिक विकारों की क्या करती है, दूर करने में काम आती है। तो इसका कोशिका विभाजन इसका राइट आंसर नहीं होगा।
क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद और आनुवंशिक विकारों का इलाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी में क्या दे रखा है? बी और सी दोनों। आगे हम बात करें नैनो बायोटेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नैनो का अर्थ होता है कि किसी भी जैविक प्रक्रियाओं का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी में बड़े जीवों का अध्ययन नहीं किया जाता। नैनो स्तर पर यानी सूक्ष्म स्तर पर जैविक तंत्रों का अध्ययन करना। जैव विविधता का अर्थ नैनो बायोटेक्नोलॉजी से नहीं है। इकोसिस्टम का अर्थ नैनो बायोटेक्नोलॉजी से नहीं है। इकोसिस्टम का अर्थ होता है जैविक और अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंध क्या होता है, वो इकोसिस्टम होता है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवों की विविधता, जैसे बहुत सारे तरह के पौधे हैं, बहुत सारे तरह के जंतु हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जैविक विविधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नैनो स्तर पर जैविक तंत्रों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है किस तकनीक का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है? तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी अपराध स्थल से हमने कोई डीएनए के नमूने लिए, तो उनको उस जैसे डीएनए के नमूने लगातार बनाने के लिए हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है कि उसके बहुत सारे हम नमूने बना सकें। और किसी व्यक्ति से मैच करने के लिए बहुत सारे डीएनए नमूनों की आवश्यकता होती है, तो पीसीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जीएम तकनीक नहीं होगी, इसमें जीन थेरेपी नहीं होगी, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होगी। आगे हम बात करें बायो रेमेडिएशन क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा के लिए भविष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायो रेमेडिएशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बायो रेमेडिएशन का उपयोग होता है पर्यावरण के शुद्धिकरण में, प्रदूषण को कम करने में बायो रेमेडिएशन का उपयोग होता है। तो फसल उत्पादन में इसका उपयोग नहीं हो सकता, प्रदूषण को कम करने के लिए उपयोग होता है। बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग नहीं होता, ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले हम बात करें क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब होता है कि किसी भी संरचना की वैसी ही कॉपी तैयार करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग में आनुवंशिक गुणों की नकल की जाती है, बिल्कुल सही है। डीएनए संशोधन किया जाता है, ये गलत है। प्रोटीन उत्पादन किया जाता है, ये भी गलत है। जीवाणु उत्पादन किया जाता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम बात करें एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए किसी भी एंजाइम का मुख्य कार्य होता है कोई भी जो रिएक्शन है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस वह तेजी से कैसे होगी, उसकी गति में क्या करना, वृद्धि करना ही एंजाइम का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो ऊर्जा उत्पादन एंजाइम नहीं करता, रासायनिक प्रक्रिया में तेजी लाना ये इसका उद्देश्य होता है। कोशिका विभाजन एंजाइम नहीं करता, संक्रमण फैलाने का काम भी एंजाइम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें गोल्डन राइस को किस विटामिन के लिए संशोधित किया गया है? सीधे सीधा है, ये तो थ्योरी में ही बताया गया है, कई बार बता दिया, और अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। विटामिन ए के लिए गोल्डन राइस को क्या किया गया है? संशोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बायोडीजल किससे प्राप्त करते हैं? देखिए बायोटेक्नोलॉजी में हम जैविक जो कचरा होता है, जैविक पौधे होते हैं, उनके माध्यम से डीजल जैसे पदार्थ हमने बनाए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडीजल कहेंगे। और बायोडीजल प्राप्त करने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत नहीं है, और प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन पदार्थ हैं। वनस्पति तेल और शैवालों के माध्यम से हमने क्या है? बायोडीजल को बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है जीन थेरेपी का उद्देश्य क्या है? जीन थेरेपी, जीन मतलब जीन संरचना में अदला बदली करके आनुवंशिक रोगों का इलाज करना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। ऑप्शन ए पहला ही इसमें राइट है, आनुवंशिक रोगों का इलाज किया जाता है। देखिए जीन थेरेपी में रोगाणु पर नियंत्रण नहीं किया जाता, नई फसलों का विकास नहीं किया जाता, और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए जीन थेरेपी नहीं की जाती। जीन थेरेपी की जाती है आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए, जीन थेरेपी को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यार इस प्री परीक्षा में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किसमें किया जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कैंसर उपचार, ये राइट है। वैक्सीन उत्पादन में इसका उपयोग नहीं करते, पर्यावरण सुधार में इसका उपयोग नहीं करते, जल संरक्षण में इसका उपयोग हम नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर उपचार। आगे हम बात करें जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों का प्रमुख लाभ क्या है? यानी ऐसी फसलें जो जेनेटिक मॉडिफाइड हैं उनके लाभ क्या हैं? ये अधिक उत्पादन देती है, बिल्कुल सही बात है। कम पानी की आवश्यकता होती है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम बात करें
रेप्लिकेशन किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? रेप्लिकेशन मतलब होता है कि जो संरचना कोई भी संरचना है उसकी जैसी अन्य संरचनाओं का निर्माण करना। तो रेप्लिकेशन जो शब्द है वो डीएनए के लिए उपयोग में लाया जाता है, डीएनए की नकल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की क्या की जाती है? नकल तैयार की जाती है। तो डीएनए की नकल तैयार होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। कोशिका विभाजन में रेप्लिकेशन का उपयोग नहीं होता, माइटोसिस में नहीं होता और एंजाइम संश्लेषण में रेप्लिकेशन प्रक्रिया नहीं होती। डीएनए की कॉपियां तैयार करने में रेप्लिकेशन किया जाता है, तो उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। आगे हम बात करें बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब जैविक पदार्थों से जो ईंधन बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल बोलते हैं। तो बायोगैस जैविक पदार्थों से बनी है, बायोडीजल जैविक पदार्थों से बना है, बायोएथेनॉल जैविक पदार्थों से बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है CRISPR तकनीक का पूरा नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा है। सी मतलब होता है क्लस्टर्ड, आर मतलब रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स। दोबारा सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। नॉर्मली देखिए आप तैयारी कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को आप छोड़ के जाओगे, लेकिन ये तकनीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, पूछी जा सकती है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा था ब्लास्ट तकनीक का संबंध किससे है, तो उसमें मैंने आपको बताया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स आंसर बताया था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बायो मतलब जैविक, इन्फॉर्मेशन तो जीवों की इन्फॉर्मेशन लेना, और जीवों की इन्फॉर्मेशन हम कैसे लेंगे? उनके आनुवंशिक पदार्थ से, डीएनए के विश्लेषण से, जो भी डाटा हमें प्राप्त होगा उसके विश्लेषण से उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आनुवंशिक डाटा का विश्लेषण करना बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन से बायो इन्फॉर्मेटिक्स को कोई संबंध नहीं है, रोग नियंत्रण से संबंध नहीं है, कीट प्रबंधन से भी इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक संरचना में बदलाव किया जाता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जाती है, नई दवाओं का निर्माण किया जाता है, मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो जगह पर बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। जहाँ पर पैतृक संरक्षण की बात हो, यानी कि पिता कौन है, असली पिता कौन है, तो वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। और अपराध जांच के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। उसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति अपराधी है और कौन सा व्यक्ति अपराधी नहीं है। तो अपराध जांच में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य जांच में उपयोग नहीं होता, जेनेटिक मॉडिफाई फसल उत्पादन में नहीं होता, और ऊर्जा उत्पादन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं होता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि इसकी खोज एलेक जाफरी ने की थी। किसने की थी? एलेक जाफरी। पूछी जा सकती है। अच्छा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द भी पूछा जा सकता है, तो कार्ल इराकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम बात करें जीन क्लोनिंग किससे संबंधित है? तो एक ही जीन की अनेक प्रतियां बनाना बिल्कुल सही है। कोशिका विभाजन का अर्थ जीन क्लोनिंग नहीं है, एंजाइम संश्लेषण जीन क्लोनिंग नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जीन क्लोनिंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क का उद्देश्य क्या होता है? देखिए भारत सरकार द्वारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क नए शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए। नई नई तकनीकें, नए नए स्टार्टअप्स इसमें आए, कैसे बायोटेक्नोलॉजी में सुधार किया जा सकता है, नई खोजें हम कैसे कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क इसके लिए बनाए गए हैं, और इसका उद्देश्य होता है नई खोजों को बढ़ावा देना। तो पहला ऑप्शन है खोज और नवाचार को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। कृषि सुधार, देखिए खोज होगी तो कृषि सुधार अपने आप हो जाएगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है, तो ये नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, वैक्सीन उत्पादन से भी इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध है नई खोज, नए अनुसंधान, नए नवाचार से, नए स्टार्टअप से बायोटेक्नोलॉजी का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है बायोपेस्टिसाइड क्या है? यानी कि जैविक रूप से तैयार कीटनाशक जो होते हैं उन्हें बायोपेस्टिसाइड कहते हैं, बिल्कुल सही है। रासायनिक कीटनाशक को बायोपेस्टिसाइड नहीं कहेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स कहेंगे। उर्वरक बायोपेस्टिसाइड नहीं हो सकते, और एंजाइम भी बायोपेस्टिसाइड नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें नहीं होता है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें नहीं होता है? खाद्य उत्पादन में होता है, रोग उपचार में होता है, पर्यावरण के सुधार में होता है, धातु निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, प्रोटीन संश्लेषण किस प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रियाएं हैं वह प्रोटीन निर्माण से संबंधित होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। डीएनए की नकल का संबंध नहीं होता, उसका विभाजन से प्रोटीन संश्लेषण के संबंध नहीं है, जीन क्लोनिंग से भी नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण का संबंध जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अनुलेखन और अनुवादन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, जीन थेरेपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीन थेरेपी का उपयोग, देखिए, आनुवंशिक रोगों का उपचार करने के लिए हम जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर ए है। नई प्रजातियों के निर्माण में नहीं, पर्यावरण संरक्षण में नहीं, वैक्सीन निर्माण में जीन थेरेपी का उपयोग नहीं करते हैं, आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, अमेरिका में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य के अंदर जितने भी जीन हैं उनके कार्यों का अध्ययन करना, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई एजिंग इफेक्ट के लिए कौन सा जिम्मेदार है, किसी रोग के लिए कौन सा जिम्मेदार जीन है। तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से यदि हम परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे, तो हम उस आनुवंशिक बीमारी को या किसी रोग को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और मानव जीवन में बहुत सारे सुधार किए जा सकते हैं। तो बहुत हद तक हमने सफलता भी पाई थी, लेकिन बाद में ये सन 2000 में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हो गया था, फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? मानव जीन की संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना। नई दवाओं के विकास में इसका कोई योगदान नहीं है, नई फसलों के विकास में इसका कोई योगदान नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका कोई योगदान नहीं है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर मतलब होता है, टिश्यू माने ऊतक होता है, कल्चर माने बढ़ावा। तो प्रयोगशाला में ऊतकों का निर्माण ही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट है। ऊतक की प्रयोगशाला में वृद्धि, जीन संशोधन का अर्थ टिश्यू कल्चर से नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ भी नहीं है, एंजाइम उत्पादन से भी टिश्यू कल्चर का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक की प्रयोगशाला में वृद्धि। आगे हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में किस तकनीक का उपयोग करके डीएनए अनुक्रमण के लिए किया जाता है? तो सेंगर सीक्वेंसिंग, किसका? सेंगर सीक्वेंसिंग का उपयोग हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, जिसका उपयोग करके हम आनुवंशिक रूप से बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। क्लोनिंग में यह नहीं किया जाता, प्रोटीन संश्लेषण में नहीं होता, पीसीआर टेक्नोलॉजी में नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंगर सीक्वेंसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 30 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने पूरा पहले तरीके से थ्योरी को ख़त्म किया, फिर क्वेश्चनों के माध्यम से हमने ये समझा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, आरएएस की तैयारी है, धीमे धीमे और अच्छे तरीके से इसको करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और यदि हम अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो हम अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगले जो टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ेंगे और ठीक उसी तरीके से आपको कराते रहेंगे जिस तरह से हमने अभी पिछले टॉपिक्स किया है कि भाई एक बार में नहीं कराया, 3-4 क्लास में उसको फिनिश किया है, उसको ढंग से अध्ययन किया है। तो जितने स्टूडेंटों ने जो इस चैनल पर पहली बार हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो इस थ्योरी को ज़रूर पढ़ें और थ्योरी पढ़ने के बाद इनको क्वेश्चनों को करें, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस विकसित होगा कि हम क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए साइंस वाला जो ये पार्ट होता है वह बहुत अछूता रह जाता है, उनको थोड़ा-सा डर लगता है कि भाई साइंस वाला पार्ट हम कैसे करेंगे। तो अगर आप 1-2 बार सारी क्लासेस को देख लेंगे तो आप आसानी से उनको क्वेश्चन कर सकते हो, और आप निश्चित मानना कि ये जो क्लासेस चलाई हैं हमने, यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन के बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं क्लासों से पूछे जाएंगे, तो क्यों नहीं बार बार इसी जो सिलेबस है हमको अध्ययन कराया जा रहा है उसको हम पढ़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। आपके जो जितने भी समस्या हैं उनका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हैं, चाहे वो किसी अदर चीज़ से संबंधित है, उन सभी को सम्मिलित करके आपको अच्छी अध्ययन सामग्री प्रदान की जाए। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए और आपकी तैयारी में हमारी जो ये क्लासेज हैं वो सहायक सिद्ध हों। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।